हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। मैंने आप सभी के लिए लेबोरेटरी टेक्नीशियंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है। इस सीरीज का एक पार्ट मैं बना चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने लिए हैं और सबसे पहले हम हेमेटोलॉजी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और उसके साथ साथ जो 4 ऑप्शंस होते हैं उनको भी मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ आपके 10 क्वेश्चंस के अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो का ये पार्ट 2 है और टॉपिक हमारा वही सेम है, हेमेटोलॉजी। इसके हम 10 क्वेश्चंस करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको जो दूसरे ऑप्शंस हैं उसमें दे रखे 4 ऑप्शंस उनको भी साथ के साथ एक्सप्लेन कराती जाऊंगी। तो आपको अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है टी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड इन। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर आपने ये नहीं देखा है, ये क्या है, एक तरीके से जो ब्लड सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, उसी का क्या एक पार्ट होता है। अगर आपने ब्लड सेल्स के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं। मैंने वहां पर सारी जो ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा रखा है, आप उनको देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि टी लिम्फोसाइट्स आर मैच्योर्ड इन द। टी लिम्फोसाइट्स किस में मैच्योर होती हैं? बोन मैरो में होती है, स्प्लीन में होती है, लिवर में होती है या थाइमस में होती है। तो अगर आपको आंसर इसका पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा थाइमस, ठीक है। आप इसको किस तरह से भी लर्न कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि किस में होती है तो T4 यहाँ से हम इस तरह से इसको मैच कर सकते हैं, T4 थाइमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थ्रू द मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स द साइज इज। जब रेड ब्लड सेल्स मैच्योर हो जाती है तो उस समय उसका साइज कैसा होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फिर ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। या अपना 4 ऑप्शन है, साइज इज सेम बट न्यूक्लियस इज इंक्रीज। तो इसका सही आंसर होगा कि जब आरबीसीज क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, पूरी तरह से बन जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होता है, तो तब क्या होगा? तो ऑब्वियसली इसके जो कॉमन सेंस है कि उसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा उसका साइज, जैसे ही वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा बी, साइज विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो इज रेगुलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आप इसको समझिए अच्छी तरह से। द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो, बोन मैरो में जब रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है तो उसको किसके द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है? इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रेनिन, बी है इरिथ्रोपोइटिन, सी है कैल्शियम और डी है ऑल ऑफ द अबाउ। तो आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑप्शन है रेनिन। रेनिन होता है, उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम होता है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि रेनिन 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है RENIN, ठीक है, और एक होता है RENNIN। तो मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बता देती हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है इसमें। जो ये वाला जो रेनिन आपको दिख रहा है, इसका प्रोडक्शन होता है किडनी में, ठीक है, और किडनी की जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल होती है उसके अंदर इसका क्या होता है, ये उसको प्रोडक्शन करती है। और कब होता है ये? जब क्या होता है, सोडियम इंक्रीज हो जाता है, जब सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तो उस टाइम ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है।
और ये क्या करता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और जो दूसरा रेनिन है वो क्या है, जिसका दूसरा नाम भी है काइमोकैसिन। जो काइमोकैसिन है वो क्या है, एक गैस्ट्रिक एंजाइम है। ठीक है, वो हमारे किस में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, और जो मिल्क होता है उसको डाइजेशन करने का काम करता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये फर्स्ट ऑप्शन समझ में आ गया होगा, दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एरिथ्रोपोइटिन और सी वाला है कैल्शियम। तो आप अब आसानी से बता सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल इन द बोन मैरो इज रेगुलेटेड। तो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है उसको, ये होता है हमारा एरिथ्रोपोइटिन। बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is the smallest blood cell? इनमें से सबसे जो छोटी ब्लड सेल्स है वो कौन सी है, टी लिम्फोसाइट्स है या स्मॉल लिम्फोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है या फिर मोनोसाइट्स है? तो इसका सही आंसर, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर करें। तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स होती है वो सबसे छोटी ब्लड सेल होती है ना। क्वेश्चन नंबर 5, विच ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में कौन सी ब्लड सेल्स काम आती है? ऑप्शन ए है इयोसिनोफिल आती है, या बेसोफिल आती है, या न्यूट्रोफिल आती है, या लिम्फोसाइट्स आती है। ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी ब्लड सेल्स एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में काम आती है? तो आपको इसके आंसर बताने, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट्स करें। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले है इयोसिनोफिल और बेसोफिल्स। ये जो ब्लड सेल्स है व्हाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है, उन्हीं को तो ये चारों ही व्हाइट ब्लड सेल्स है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो क्या है कि जब भी कोई एलर्जेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उस टाइम ये डिफेंस का काम करती है, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स क्या काम करता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उस टाइम ये डिफेंस का काम करता है। तो कोई भी कंडीशन हुई, जैसे बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो न्यूट्रोफिल्स की जो अमाउंट है, संख्या है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो उसको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स है वो क्या काम करता है, ये करता है एंटीबॉडीज को निर्माण करने का काम करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा चारों ऑप्शंस। ठीक है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, चारों के क्या क्या फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेड सेल काउंट इज कैरिड आउट। ठीक है, जो रेड सेल होती है उसको हम किस में काउंट करते हैं? अलग अलग क्या होते हैं, अपैरेटस होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं, उनमें करते हैं। ठीक है, तो आपको ए ऑप्शन है उसमें दिख रहा है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से हम क्या करते हैं, आपको सभी को पता होगा, इससे बीपी मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, इसको बीपी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिनोमीटर, इससे हीमोग्लोबिन को क्या करते हैं, मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर ये होता है रेड सेल काउंट के लिए। ठीक है, अगर आपको और भी इसके बारे में डिटेल से जानना है हीमोसाइटोमीटर के बारे में कि किस तरह से हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को काउंट करते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। और भी आपको किसी भी तरह के कोई भी टॉपिक आपको सर्च करने हैं, किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है, तो मोस्टली मैंने लैब से रिलेटेड सारे टॉपिक की ही वीडियो बना रखी है। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट्स कर दें। आई विल ट्राई टू मेड द टॉपिक ऑफ फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी ऑप्शन है इलेक्ट्रोग्राम। इलेक्ट्रोग्राम क्या होता है, ये एक तरीके से ईसीजी होता है जो हम करते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा इसमें कि रेड सेल काउंट किससे की जाती है। तो हमारा जो
आंसर होगा वो होगा हीमोसाइटोमीटर। ये एक क्या होती है, एक स्लाइड के जैसा ही होता है हीमोसाइटोमीटर। उसमें हम क्या करते हैं, चैम्बर्स होते हैं एच की शेप में और उसमें चार्ज करना पड़ता है सैंपल से और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, काउंट करते हैं, रेड सेल काउंट की जाती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Now question number 7. Which of the following white blood cell is capable of phagocytosis? Phagocytosis के लिए कौन सी ब्लड सेल है, कौन सी व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो क्या है, कैपेबल है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस के मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, इसका मतलब होता है भक्षण करना। ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन जब बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है, सेल्स होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या करती है, उन पर अटैक करने का काम करती है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में से ऐसी कौन सी सेल है जो फेगोसाइटोसिस का काम करती है, तो आपको बताना है। इसमें से ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है बेसोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स या फिर न्यूट्रोफिल से। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल है वो क्या काम करती है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में इनके फंक्शन भी बता रखे हैं, बेसोफिल्स के, इओसिनोफिल्स के और लिम्फोसाइट्स के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। वेयर इन द बॉडी इज एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन? जो एरिथ्रोपोइटिन है उसका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कहाँ होता है। एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या होता है, ये आरबीसीज को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर बताइए आप क्या होगा। आपको फिगर में भी दिख रहा है इस तरह से, क्या होता है, ये कहाँ बनता है, किडनी में बनता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है यहाँ बी, मैं इसको टिक कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से जो एरिथ्रोपोइटिन है वो आरबीसीज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसा कि आपको इसमें फिगर में दिख रहा है, ये क्या है, हमारी किडनी है और इसमें क्या होता है, इसकी हेल्प से, एरिथ्रोपोइटिन की हेल्प से बोन मैरो में क्या बनता है, बोन मैरो में जाता है ये एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, यहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है किडनी में, किडनी से ये कहाँ पर जाएगा, बोन मैरो में। बोन मैरो में जाने के बाद फिर विटामिन B12 और आयरन कॉपर की हेल्प से फिर क्या बनेंगे, आरबीसीज बनेंगे और आरबीसीज का प्रोडक्शन होने के बाद ये कहाँ जाते हैं, हमारी बॉडी में सर्कुलर में एंटर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो एरिथ्रोपोइटिन है किडनी में बन करके कहाँ जाता है, बोन मैरो में, और बोन मैरो में ये किसमें हेल्प करता है, हमारे इसमें आरबीसीज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये आपको थोड़े इजी लग रहे होंगे लेकिन ये इजी है नहीं इसके साथ साथ मैंने आपको और भी एक्सप्लेन करा दिए हैं इसके। ठीक है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। An increased white blood cells count is indicate of which disease? कौन सी डिजीज होगी जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उस डिजीज का क्या नाम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लूप्स ऑप्शन ए, बी है ल्यूकीमिया, सी है एनीमिया और डी है मेलानोमा। तो मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं लूप्स। लूप्स क्या होती है, ये होती है एक इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है जो क्या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है कि हेडेक हो जाता है, सिम्टम्स बता रखे हैं इसमें आपको, फटीग है, फीवर है, जॉइंट पेन है, बटरफ्लाई शेप रेशेज हो जाते हैं, कहाँ पर, ये आपके आईज और नोज के पास में। ठीक है, इसके अलावा एनीमिया, अल्सर इन नोज एंड एडिमा इन द हेड, फिट एंड फोटोसेंसरी और रायनाइट्स डिजीज। ठीक है, रायनाइट्स डिजीज क्या होती है इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ आपको कि ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज टाइप में। इसमें इम्यून सिस्टम क्या होता है, अपनी ही बॉडी पार्ट के किसी टिश्यू को क्या समझने लगता है, कोई फॉरेन पार्टिकल समझने लग जाता है और उसी पे क्या करने लग जाता है, वो अटैक करने लग जाता है। तो इस डिजीज को हम क्या कह सकते हैं, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड भी कह सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा लूप्स क्या होता है। नेक्स्ट होता है एनीमिया।
एनीमिया आप सभी को पता है, इसमें क्या हो जाता है कि ब्लड में है हमारे क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एनीमिया। नेक्स्ट है मेलानोमा। मेलानोमा जो डिजीज है वो क्या है, एक तरीके से स्किन जो कैंसर होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मेलानोमा। और नेक्स्ट हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम बोलते हैं कि इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती है, उस कंडीशन को ही क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया बोला जाता है। तो आपको आई थिंक क्वेश्चंस अच्छी तरह इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छी समझ में आ रहे हैं और क्वेश्चन आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग है, हमारे एग्जाम में काम आने वाले हैं, तो आप एक बार चैनल को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसे क्वेश्चंस का बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट और अपना फाइनल क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चंस रॉन्ग था। ठीक है, तो आज मैं इसको अपने इस जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने इसको इन्वॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको अच्छी तरह से कि ब्लड के जो पार्ट होता है जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको इस फिगर में भी दिख रहा है, ब्लड को हमने लिया, उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसके 3 पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, आपको ये एक येलो पार्ट दिख रहा है, ये होता है प्लाज्मा, इसके बाद ये होता है बफी कोट और ये होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके मैंने परसेंटेज लिखना है, जैसे ये कितना होता है 55% ऑफ ब्लड। बफी कोट होता है, इसमें क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स होती है इसके अंदर, ये इसका कितना है 45%। तो ऐसा ब्लड, ठीक है, जिसमें क्या होती हैं, ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है, किसी भी तरह की ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन है या कोआगुलेशन फैक्टर है। तो प्लाज्मा जो होता है हमारा वो होता है विदाउट ब्लड सेल। ठीक है, ये आपको दिख रहा है इसमें, इस फिगर में आपको मैं बता देती हूँ, कर्सर ये आ गया, ये जो प्लाज्मा है इसमें किसी भी तरह की क्या नहीं होती है, ब्लड सेल्स नहीं होती है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। नेक्स्ट है सीरम। सीरम क्या होता है, अगर प्लाज्मा में से हम क्या निकाल दें, क्लोटिंग फैक्टर निकाल दें। ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर अगर इसमें से प्लेटलेट्स है, ठीक है, और भी हमारे जो क्लोटिंग फैक्टर हैं उनको अगर हम निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सीरम बन जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए जाते हैं कि सीरम क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है। तो प्लाज्मा हम किसको बोलेंगे, जिसमें ब्लड सेल्स नहीं होती हैं। ठीक है, और सीरम क्या होता है कि सीरम उसको बोलेंगे हम जिसमें क्या होता है, ब्लड सेल्स भी नहीं होंगे और क्लोटिंग फैक्टर भी अगर उसमें से हम निकाल दें तो क्या बच जाएगा, हमारा सीरम बच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन जो सी है वो है प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन आपको पता ही है, ठीक है, जैसे क्या होता है एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है, ये क्या होते हैं, सारे प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट है क्लोटिंग फैक्टर, जो कितने होते हैं, मतलब 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। इसका भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, ठीक है, कोगुलेशंस के नाम से है, अब उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन करा रखा है कि सब जो फैक्टर होते हैं, 13 जो फैक्टर होते हैं उनको एक्सप्लेन करा रखा है। इसके अलावा जो हीमोस्टैटिक्स प्रोसेस है उसको भी मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा रखा है कि किस तरह से हीमोस्टैटिक प्रोसेस होती है। तो वो भी आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेस होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स। ठीक है, आई थिंक आपको आज के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।